फ्रेंड्स, राइट ड्यूरिंग अरेस्ट विथ वारंट। ठीक है, वारंट के साथ जो अरेस्ट होता है उसमें क्या क्या पावर होती है एक्यूज के पास और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनके पास पुलिस के ऊपर, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ए भी डिस्कस कर चुका हूँ, बी राइट टू टेक इन बिफोर मजिस्ट्रेट सेक्शन 57, सी डी। ठीक है, अभी क्या है कि 4 केस लॉ डिस्कस करूँगा इसमें, और प्लस 2 MCQ। बहुत अच्छा MCQ है, जिसमें दूसरा क्वेश्चन अगर कोई लगा देगा तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को CRPC अच्छे से आती है। ठीक है, और अभी तक इसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। राइट ड्यूरिंग अरेस्ट विथ वारंट, वारंट के साथ जो अरेस्ट होता है उसके दौरान क्या क्या पावर होती है या क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होता है पुलिस के ऊपर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। ए वाले सेक्शन में हमने सेक्शन 55 देखा था, 47 देखा था, 48 देखा था, 78 देखा था और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 देखा था। ठीक है, ये जितने भी सेक्शन मैं बता रहा हूँ ये सब BNS का सेक्शन है। ठीक है, ये सब जो है BNS का सेक्शन है। ठीक है ना। अच्छा, फिर बी में हमने क्या देखा था? बी में हमने देखा था कि बी में देखा था सेक्शन 55 देखा था। ठीक है, सी में देखा था सेक्शन 58 और डी में 78। तो यहाँ तक हमने 2 लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ई और एफ में देखेंगे राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, मतलब किसी को भी अरेस्ट करके लाओ विथ वारंट। ठीक है, विथ वारंट और विदाउट वारंट आपको, ठीक है, ये सेक्शन 38 ऑफ BNSS या पहले ये हुआ करता था सेक्शन 41 का डी, लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराना। और एफ क्या है? एफ में हम देखेंगे सेक्शन 53 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 54 ऑफ BNSS। तो आज के लेक्चर में ये देखेंगे, 2 MCQ देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा वाला MCQ अगर कोई केवल ये लेक्चर पढ़ के सॉल्व कर देगा तो मैं जानूंगा कि उनको आता है BNS। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया है। तो अभी देखेंगे ई में क्या है, कुछ मैंडेट है। ठीक है, सेक्शन 38 ऑफ BNSS और सेक्शन 41 ऑफ डी ऑफ CRPC। ठीक है, कह रहा है कि जिसको भी आप अरेस्ट करके ले आओगे, ठीक है, नॉट बी डिनाई कंसल्ट, मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कंसल्ट, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप इंट्रोगेशन के दौरान, ठीक है, इंट्रोगेशन के दौरान आप उस वकील को या लीगल प्रैक्टिशनर को अक्यूज के पास रखेंगे, लेकिन होल थ्रू आउट, मतलब होल मतलब इंट्रोगेशन के दौरान वो मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम मौजूद रहेगा इंट्रोगेशन के दौरान, लेकिन होल ऑफ पीरियड में वो मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 21 का, जो फ्री एंड फेयर, सॉरी, राइट टू फ्री एंड फेयर डिफेंड का है ये, कि हर इंसान को जो है अपना डिफेंड करने का पावर होती है। ठीक है, अच्छा, एक बात और है कि ये फर्स्ट टाइम बिफोर मजिस्ट्रेट, मान ली मजिस्ट्रेट के सामने आप ले जा रहे हो, ठीक है, तो भी आप लीगल प्रैक्टिशनर देंगे। और अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है और अभी तक नहीं मिला है उसको लीगल प्रैक्टिशनर, तो भी आप उसको देंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंडेट है। तो बोथ टाइम प्रोवाइड लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, बोथ टाइम, कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट के सामने गया और लीगल प्रैक्टिशनर कोई तैयार नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो ट्रायल के दौरान, ट्रायल जब होता है ना, एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो भी आप उसको दोनों जगह उसको आप प्रोवाइड कराएंगे। और फेल्योर टू, एक ये फेल हुआ, आपने प्रोवाइड नहीं किया,
तो ट्रायल को विटिगेट माना जाता है। ट्रायल को बोला जाता है कि ट्रायल ठीक से नहीं कराई गई, क्योंकि उसको अपने डिफेंड करने के लिए आपने उसको नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, ये सेम बातें, ठीक है, ये सेम बातें किसी और भी सेक्शन में लिखी हुई हैं। बीएनएस का ही सेक्शन है, सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी और 340 ऑफ बीएनएसएस। इसमें भी ये सेम बातें लिखी हुई है कि राइट टू पर्सन अगेंस्ट हु प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, मतलब ये राइट होता है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया गया है, लिखा है कि मे राइट टू डिफेंड, मतलब अगर एक्यू राइट टू डिफेंड, इस सेक्शन में लिखा गया 340 वाले में कि मे वो चाहे तो वकील ले सकता है, और ना चाहे अगर वो इग्नोर कर रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मे का इस्तेमाल किया गया। मे राइट टू डिफेंड और एडवोकेट ऑन हिज चॉइस एक्यूज टेक राइट और नॉट। ठीक है, लेना चाहे और चाहे ना लेना चाहे वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, इस पे केस लॉ देख लीजिए आप। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसका एमसीक्यू आप लोग करिएगा। मैं जब लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको एमसीक्यू जरूर दूंगा करने के लिए। लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर, जो है फ्री एंड फेयर लीगल एड का। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है आर्टिकल 21 के तहत, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है किसका? फ्री एंड फेयर देने का। ठीक है ना, तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है कि आपको फ्री एंड फेयर आपको लीगल एड देना है। इसमें ये कहा गया है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। दूसरा केस लॉ है ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट। हाँ अच्छा, इसमें अजमल कसाब वाला केस है, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ कि चाहे मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाए, ठीक है, चाहे फर्स्ट टाइम ये मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाए और जज के पास जाए। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास कब जाता है, जज के पास कब जाता है, आपको पता ही है। तो ये इनकी ड्यूटी है। ठीक है, कोर्ट टू इन्फॉर्म, ठीक है, ड्यूटी ऑफ, ये इनकी ड्यूटी है कि उसको इन्फॉर्म करें अबाउट हिज और हर लीगल राइट, ये उसके अधिकारों के बारे में इन्फॉर्म करे कि भैया आप वकील कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मान लीजिए इंडिजिनेट है, ठीक है, इंडिजेंट हैं मतलब गरीब हैं, बहुत तबके के हैं, तो आपको फ्री एंड फेयर मतलब फ्री का जो है लीगल एड दिया जाए। जिसमें अजमल कसाब का मैटर था, अजमल कसाब ने जो है पार्लियामेंट पे अटैक करवाया था, अटैक में पार्टिसिपेट किया था, आपको पता है। तो मोहम्मद अजमल कसाब, ठीक है, ये 2012 का केस है। तो इसमें क्या हुआ था, जब ये मजिस्ट्रेट के पास आया था तो मजिस्ट्रेट ने इतने बड़े टेररिस्ट को भी कहा था कि आप फ्री एंड फेयर एक एडवोकेट करने की आपके पास वो राइट है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा केस लॉ है सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ, सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 1986 का केस लॉ है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन नॉट डिनाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना आर्टिकल 21 का फ्री एंड फेयर लीगल एड प्रोवाइड करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, नॉट डिनाई। ठीक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये केवल ई वाला है। अभी हम देखेंगे सेक्शन 53 एंड 54, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वन बाय वन देखें।
53 क्या कह रहा है, सेक्शन 53 इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, मतलब जो अरेस्ट हुआ है इसका एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन यदि पुलिस नहीं करवा रही है तो एक्यूज खुद अप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को और कह सकता है कि मेरा एग्जामिनेशन करवाया जाए। क्यों, कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा किया जाता है? इसका इसलिए किया जाता है कि शैल बी एग्जामिन बाय मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, क्यों किया जाता है कारण, क्योंकि इनेबल एक्यूज टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम प्रॉपर, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए इसका एग्जामिनेशन नहीं करवाएगा, बाद में पुलिस वालों ने दारू पीना दिखा दिया, मतलब मान लीजिए रेप का केस है, कुछ भी है, उसको अगर तुरंत एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे तो मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई तो इन्होंने कुछ भी खिला पिला के फिर बाद में अगर कराएंगे एग्जामिनेशन तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ये सेक्शन 53 जो है, ये राइट है, किसका राइट है, एक्यूज का। क्यों करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो भी हो, जो इसकी रिपोर्ट आए, ठीक है, वो रिपोर्ट जो है सही सही आए और इसकी एक कॉपी 53 सब क्लॉज 1 में लिखा है कि इसकी एक कॉपी ये जो मेडिकल ऑफिसर है ना उसकी लाइबिलिटी है, मेडिकल ऑफिसर की लाइबिलिटी है, किसकी, मेडिकल ऑफिसर की, कि आप इसको दोगे, किसको, एक्यूज को दोगे या उसके रिलेटिव को, सॉरी, उसके रिलेटिव या फ्रेंड को दोगे। ये उसको मेडिकल ऑफिसर को देना है, पुलिस को नहीं देना है। पुलिस वाले तो क्या करते हैं आपको पता ही है। तो ये इसके ऊपर लायबिलिटी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। अच्छा, इस मेडिकल ऑफिसर को यदि ऐसा फील होता है, ठीक है, ओपिनियन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी ही मे डू सो, अगर इसको लगता है कि इसका ठीक से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है और कुछ और एग्जामिनेशन करना जरूरी है तो ही मे डू सो, ठीक है, वो चाहे तो 1 मोर एग्जामिनेशन करवा सकता है। कौन, मेडिकल ऑफिसर। उनको लगता है कि नहीं इसका ठीक से एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ और एग्जामिनेशन करना चाहिए तो ही मे डू सो, उसके डिस्क्रिप्शन पे है, वो चाहे तो और भी एग्जामिनेशन करा सकता है। उसकी एक कॉपी उसको एक्यूज को या उसके रिलेटिव को देना ही होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 54। सेक्शन 54 इसमें क्या है कि इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ऑफ एक्यूज, ठीक है, ये है सेक्शन 54 ऑफ BNSS। इसमें जो अरेस्ट पर्सन होता है ना उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे पुलिस उसका चेक करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका आई कार्ड चेक करेगी समथिंग, उसके बाद उसका 10 जो उंगली होती है ना फिंगरप्रिंट नहीं लेती है, फिंगरप्रिंट लेती है, उसका फ़ोटो लेती है, ठीक है, उसके किसी रिलेटिव को या मतलब किसी को बुला के उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि मतलब ये जो है ये सही है। नॉर्मली वो कागज़ों से ही आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करती है। तो ये है आपका सेक्शन 54, ठीक है। तो इसमें जो जो आपने अभी पढ़ा ये पूरा सेक्शन मैंने देख लिया राइट ड्यूरिंग अरेस्ट का विथ वारंट, ठीक है। अभी देख लीजिए ये आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो दूसरा है ना ये वाला, ये आप लोग इसको करके बताइए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 1, प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर किस सेक्शन के तहत करता है तो आपको पता ही है, ये इसका आंसर ये सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS, पहले BNSS दिया है फिर CRPC दिया है, प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब कौन सा जो है सेक्शन BNS में और CRPC में दोनों में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका देखिए एग्जैक्ट आंसर है ये, ठीक है, सेक्शन 54 ऑफ BNSS और सेक्शन 54 ऑफ CRPC सेम है, ठीक है। थैंक यू।